नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप की तरफ से आपके सामने लेकर के आया हूँ सीजीएसआई की जो हम साइंस की सीरीज चला रहे थे उसके क्वेश्चंस। सीजीएसआई के लिए जो हम रामबाण भाग चला रहे थे भाग 6, आज उसका भाग 6 हम करेंगे जिसमें साइंस का एमसीक्यू हम कराएंगे आपको। तो क्लास चालू करने से पहले मैं कुछ दो बात आपको बता दूं कि ये हमारा रिवीजन पर्पस से चलाया हुआ क्लास है, ताकि जो सीजीएसआई के लिए जो बच्चे अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको हम कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवा सकें। तो इसलिए इसमें आप एक्सप्लेनेशन की उम्मीद तो मत ही रखिएगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल के कॉन्सेप्ट के साथ कुछ चीज़ों को समझना हो तो आप एनालाइजर ऐप के वीडियो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी डिटेल इतनी गहराई के साथ बताई जाएंगी जिससे आप न सिर्फ स्टेट पीएससी व्यापम बल्कि अब यूपीएससी तक के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। चलिए टाइम बचाते हुए आगे हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, आपके सामने ऑप्शंस है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। तो इसका आंसर सीधी सी बात है ऑप्शन ही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका आंसर है। तो कैसे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तीन शब्द है, पूर्ण, आंतरिक और परावर्तन। तो मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। चलिए देखिए एक सेकंड में कि मान लीजिए ये ऑप्टिकल फाइबर है और ये प्रकाश किरण इसमें प्रवेश कर रहा है, तो ये परावर्तित हो रहा है, सरफेस से टकराया फिर परावर्तित हुआ, फिर सरफेस टकराया फिर परावर्तित हुआ। तो जितने प्रकाश किरण हम इसमें डालते हैं, इसमें जितने प्रकाश किरण हम डालें उतने ही प्रकाश किरण हमें प्राप्त होता है, अर्थात जितना सिग्नल हम डालते उतने सिग्नल हमें प्राप्त होता है, इसमें कोई लॉस नहीं होता सिग्नल का। तो इसलिए पूर्ण हो गया क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ, तो पूर्ण हो गया क्योंकि पूरा मिल गया। आंतरिक क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से में अंतर्गत ही ये परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए आंतरिक हो गया। तो पूर्ण हो गया, आंतरिक हो गया। परावर्तन क्योंकि परावर्तन की घटना के थ्रू ही ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ इस सरफेस टकराया फिर परावर्तित हुआ, फिर सरफेस टकराया फिर परावर्तित हुआ, ऐसा करके गमन करता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पाप शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, तो तंतु प्रकाशिकी बोला है तो प्रकाशिकी में जाहिर सी बात है प्रकाश तरंग ही इसमें संचारित होंगे, तो वही क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको रीजन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब भी आपके देखिए बाहर हमारे शरीर में कोई चोट वगैरह लगती है तो उसका क्या डॉक्टर बाहर से लक्षण देख लेता है, कितना चोट है, कैसा चोट है, क्या इन्फेक्शन है, क्या एलर्जी है बॉडी पे, उसके हिसाब से डॉक्टर दवाई दे देता है। मगर क्योंकि शरीर के अंदर की बात है डॉक्टर तो अंदर देख नहीं सकता, इसलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। उसी इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है आपका एंडोस्कोप में एक पाइप में संरचना होती है। समझिए मान लीजिए एक पाइप है और ये ह्यूमन बॉडी, मेरे को अपने आहार नाल में कोई इन्फेक्शन चल रहा है मेरा, तो ये पाइप संरचना मेरे मुंह के थ्रू डाला जाता है मेरे आहार नाल से होते हुए। तो इसमें भी जो पाइप डाली है उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हुए प्रकाश किरण जाती है, क्योंकि अंदर तो अंधेरा है बॉडी के अंदर अंदरूनी पार्ट में, तो वहां का अगर इमेज लेना है, देखना है, तो वहाँ प्रकाश टकराएगा और टकरा के, क्योंकि देखिए जब भी कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकरा के परावर्तित तो होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है तभी हमको वस्तु दिखाई देता है। ये ब्लैक क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सारे कलर को, सातों वर्णों को अब्जॉर्ब कर लिया है और इसलिए ब्लैक कलर मुझे परिवर्तित कर रहा है, इसलिए मुझे ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। तो वैसे उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हुए पाइप के थ्रू पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हुए प्रकाश जाती है, जिस हिस्से इन्फेक्शन है वहाँ लाइट डालती है और उसमें एक कैमरा लगा होता है जो उसका पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग एक डिस्प्ले में दिखाते रहता है डॉक्टर को। वहाँ डॉक्टर कैमरे से फोटो भी क्लिक कर लेता है, इस तरीके से वो देख लेता है कि किस हिस्से में क्या इन्फेक्शन है और उसका वो इलाज करता है। तो एंडोस्कोपी वही है। तो देख रहे हैं कि हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझाया है, तो जैसे प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन इसका आंसर होगा। तो प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन ही एंडोस्कोप में यूज होता है और मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया पूरा। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हमको कौन से तथ्य पे विचार करना है? मरीचिका पे। मरीचिका मतलब होता है मिराज। मिराज मतलब कि जो बोलते हैं कि रेगिस्तान में दूर पानी दिखाई देता है। तो सिर्फ रेगिस्तान के बात छोड़िए, जब गर्मी के दिनों में किसी अच्छे रोड पे, हाईवे वगैरह पे गाड़ी चलाएंगे तो आपको वहाँ रोड पे भी पानी का जैसा लहर दिखाई देगा और उसमें छवि भी दिखाई देगी। बस वही जो भ्रम हमको उत्पन्न होता है, वहाँ पानी रहती नहीं है फिर भी हमको पानी जैसा दिखाई देता है, उसी ही तथ्य को मरीचिका बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। तो इसके होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए ये इसका भी पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है, कभी आप अगर डिमांड करेंगे, अब मैं कमेंट में कीजिएगा तो आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल से समझाऊंगा कैसे जहाँ तापमान अधिक होता है नीचे के सरफेस का धूप की किरणों से पड़ के, तो वहाँ सघन विरल माध्यम हो जाता है और ऊपर लेयर जैसे जैसे बढ़ता है वो सघन माध्यम हो जाता है। फिर प्रकाश किरण कैसे सघन से विरल होते हुए आता है तो वो अपने अभिलंब से दूर हटते जाता है, दूर हटते हटते अपने क्रांति कोण के मान को हासिल करने के बाद फिर एक समय ऐसा था कि वो और थोड़ा सा विचलित होकर के सीधा वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होकर के हमारे आंखों से टकराता था। हमारे आंखों से टकराता है तो हमको जिस क्योंकि
आंखों की प्रॉपर्टी है कि प्रकाश भले नीचे से भी परावर्तित होते होते हमारे आंखों यहाँ पहुंची है, मगर हमको लगे कि वो सामने से प्रकाश आ रहा है। अपवर्तन की घटना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इससे बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हुए हैं प्रकृति के, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि बोलते हैं क्षितिज के समय में या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में सूर्य पहले ही क्यों दिखाई दे देता है, और तारे को टिमटिमाना, सब इसमें सब में अपवर्तन की घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो कभी कॉन्सेप्ट बाद में डील करेंगे, चलिए इस पे आते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि अपवर्तन चल रहा है और स्थलीय ताप की सतह गर्म हो जाती है, तो स्थलीय ताप इसका मुख्य घटना है। दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तो मिराज के लिए आपका स्थल गर्म होना, क्योंकि मैंने बोला गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में ताप रहेगा ही, जैसी बात है। और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन रहेगा, जब भी कोई भी किरण अलग अलग लेयर से गुजरते हुए जाएगी तो उसमें जाहिर सी बात है वहाँ अपवर्तन की घटना ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन चलता है। क्योंकि हीरो को इस तरीके से तराशा जाता है कि कोई भी प्रकाश पुंज जब उसके अंदर प्रवेश करती है तो उसे ऐसे अलग अलग एंगल पर डिसाइड किया जाता है कि उसमें टकरा के वो अंदर अंदर में घूम बहुत बार उसका परिवर्तन होते रहता है और बहुत परिवर्तन के बाद ही वो बाहर निकल पाती है, जिसकी वजह से हीरो बहुत अधिक जगमगाता है। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट चलेगा। मैं फिर से आपको बता दूं, ये रिवीजन क्लास इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, और जब भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप उसके लिए हमारे एनालाइजर पे वीडियो कोर्स परचेस कीजिएगा या एनरोल कीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ डिटेल में बताई जाएंगी। और नहीं सिर्फ स्टेट पीएससी बल्कि यूपीएससी लेवल तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो लाइफ में एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, जरूर सोच के आप एक बार सोचिएगा इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। किसी वस्तु के 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम क्या है? होलोग्राम है इसका आंसर, सीधी सी बात है। होलोग्राफी क्या होती है? जैसे कि आपने इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, डेविल मूवी, एक सलमान खान जी और रणदीप हुड्डा जी की मूवी है, जिसमें सलमान खान जी होलोग्राफी का यूज करके अपने घर के अंदर होलोग्राफी के थ्रू लेजर बीम वगैरह की हेल्प से होलोग्राफी से अपना बॉडी क्रिएट करते हैं, जो उनके फ्लैट में वॉक करते रहता है। और रणदीप हुड्डा जी नीचे पुलिस वाले रहते हैं, तो वो नीचे देखते हैं कि हाँ वो तो वॉक कर रहा है, तो घर में ही है, जबकि वो रियल में कहीं और रहते हैं सलमान खान जी, और होलोग्राफी सब इमेज बनाते हैं। उस मूवी का वो सीन आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब में सर्च मार के, तो आपको समझ में आ जाएगा होलोग्राफी क्या होती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3D इमेज जब भी बनाना है, 3D में आकृति जब भी बनाए तो उसके लिए होलोग्राफी का यूज किया जाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध जो आर पर जाती है। आर पर जाती है बोला तो जैसे पारदर्शी माध्यम ही होगा, तो इसका सिंपल सा सभी पारदर्शी माध्यम के। तो रमन प्रभाव किन के लिए कारगर है? सीधा इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो भी जितने पारदर्शी माध्यम है सबके लिए कारगर है, वहां पे उनका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो रमन प्रभाव तो देखिए, जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक, ये टर्म्स याद रखिएगा, कभी पूछ लेगा कि रमन प्रभाव किस किरण के ऊपर अध्ययन किया जाता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब भी किसी, मान लीजिए कोई लोहे का वो है टुकड़ा है समझ लीजिए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब भी लोहे के टुकड़े से पकड़ा टकराएगी, मान लीजिए या कांच का टुकड़ा समझिए, तब समझ पाएंगे पारदर्शी माध्यम के हिसाब से। तो जब भी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस कांच के टुकड़े से टकराती है तो इसके अलग अलग हिस्सों से ये परिवर्तित होकर के निकलने लग जाती है। तो जब निकलती है इसके अंदर से देखते हैं कि जो जिस डेंसिटी, जिस फ्रीक्वेंसी का किरण इसमें टकराया है, कई बार उसी फ्रीक्वेंसी का किरण बाहर निकल जाता है, कई बार कुछ बदलते हुए फ्रीक्वेंसी बदल के, कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ के, कई बार फ्रीक्वेंसी घट के, ऐसे अलग अलग किरण उसी में से निकल जाती हैं। तो रमन प्रभाव ये है कि जब भी कोई प्रकाश में टकराती है तो वो जिस मान लीजिए कि मोनोक्रोमेटिक माने एक ही कलर का प्रकाश में टकरा रहा है, मगर टकराने के बाद उससे बहुत सारे छोटे अलग अलग कलर के, जबकि एक कलर से अलग कलर का निर्माण हो जाता है, अलग अलग कलर के उसमें रेस का निर्माण हो जाता है, उसी को रमन प्रभाव बोलते हैं। तो सब जानते हैं रमन प्रभाव ये है या नहीं जानते तो बता दिया मैंने, मगर इसका मेन मुद्दा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज क्या है हमारे लाइफ में। इसका यूज ये है कि जब भी मान लीजिए रमन ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आके पड़ रही है इस मेटल में, और अगर ये बिना परिवर्तित हुए सीधा निकल जाती है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर का, उस धातु के अंदर का अधिकांश हिस्सा खाली है, तो हॉलो है, तो इसे पता चलता है उसका आंतरिक संरचना हॉलो है, उसमें खाली स्पेस ज़्यादा है, और अगर उसके अंदर प्रवेश करती है बहुत ज़्यादा विचलित होकर के निकल रही है, इंटेंसिटी घट जा रही है, बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर के जो अणु है या एटम है वो बहुत पास से कॉम्पैक्ट है, जिसका उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, वो जो लाइट एंटर और लाइट जो एग्जिट की थी उसके बीच में। तो इससे उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में मेन काम होता है। तो याद रखिए कि आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में रमन प्रभाव जी का यूज़ किया जाता है। तो मैंने बताया कि सभी पारदर्शी माध्यम के, इसका आंसर सिंपल है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। जैसी सी बात है कि इसका आंसर होगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन इसका आंसर होगा। क्यों होगा मैं पूछिए कि सर आयाम मॉड्यूलेशन क्यों नहीं है, तो इसका आंसर आयाम मॉड्यूलेशन इसलिए नहीं क्योंकि आयाम मॉड्यूलेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं, शोरगुल से उसके में फर्क पड़ता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन का सबसे बड़ा खासियत है कि शुरू में मान लीजिए 15 लोग खड़े हैं और 15 लोग अलग अलग इंटेंसिटी से चिल्ला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अलग अलग इंटेंसिटी से चिल्ला रहे हैं, और मुझे आप तक, आप दूरदर्शन को उस पर बैठे हैं, मुझे आपको सिर्फ 10 फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजना है। तो जैसे मैं 10 फ्रीक्वेंसी का सेट करके आपको ट्रांसफर करूंगा सिग्नल, तो इस रूम में जितने भी हल्ले हुए हैं उस हल्लों से उस 10 फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और आप तक सिर्फ वही सिग्नल पहुंचेगा जो 10 फ्रीक्वेंसी की है। अर्थात
साथ शोरगुल या उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन का हम उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। जाहिर सी बात है, इसमें मानव आंख की बात की गई है तो इस चीज का जो पहला हिस्सा है कि छोटा होता है, छोटा तो होगा ही। हम इतने बड़े बड़े पहाड़ों को इतनी छोटी सी आंखों में देख ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसका छोटा सा इमेज हमारे आंखों में प्राप्त होता है ना। मतलब हमको देखने में बड़ा दिखाई दे रहा है जितना बड़ा हमारी इमेज, आंखों में तो उतना बड़ा पहाड़ समा गया ना, तो छोटा इमेज प्राप्त हो रही है, तो क्लियर हो गया आपको। और यहाँ बात उल्टा, तो क्योंकि हमको वास्तविक इमेज प्राप्त होता है, मतलब जो भी चीज हम देखते हैं, तो और ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो भी वास्तविक छवि होती है वो हमेशा उल्टी रहती है, क्योंकि हम जिस चीज को देखते हैं वास्तव तौर पे वहीं पे रहती है, उतनी डिस्टेंस वो सब चीज, इसलिए हम वास्तविक इमेज प्राप्त होती है हमारे रेटिना पे। तो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगी वो हमेशा उल्टा रहेगी, और जो भी आभासी प्रतिबिंब रहेगी जो वहां प्राप्त हो नहीं प्राप्त होती प्रतीत होती है, तो आभासी वाली हमेशा सीधा रहती है। आभासी से सीधा, ऐसे याद रखिए ट्रिक बना करके, आभासी के लास्ट से सी से सीधा कर दीजिएगा और वास्तविक से उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जीवन में हमेशा हर चीज़ें वास्तविक चीज़ों से उल्टे ही रहती है, इसलिए ऐसा याद रख लीजिएगा। तो छोटा और उल्टा रहता है, उल्टा इसलिए रहता है क्योंकि वास्तविक इमेज वहां प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने में, चलिए इतना बड़ा क्वेश्चन आप क्या पढ़ेंगे उसे याद रखिए। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हम अपनी खुली आंखों से जब सूर्य को देखते हैं तो हमारी आंखों में सूर्य का कौन सा किरण है, क्या उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, तो इसका आंसर बहुत अच्छे जानते हैं। इसका नाम है पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। तो देखिए कि इसमें भगवान की इतनी अच्छी संरचना की है कि हम तो सिर्फ एक चश्मा बनाते हैं उससे बचने के लिए, और उसने पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए उससे ओजोन लेयर जैसी एक खास परत का निर्माण कर दिया, जिस भी आदि शक्ति ने इस पृथ्वी का निर्माण किया। तो सोचिए कितनी बड़ी खोज अपने आप में, वो अपने आप में ओजोन परत। मगर हम तो मानव जाति इतने विनाशकारी हैं कि हम उसमें भी छिद्र कर देते हैं अपने एसी वगैरह में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबका यूज कर करके, वो सब कोई और डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही है, अल्ट्रावायलेट रेज बैंगनी किरणें, मैंने बता दिया था सूर्य ग्रहण के टाइम पे क्षति पहुंचाती है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो किसी तारे का रंग जो दर्शाता है उसका ताप दर्शाता है, मतलब कि तारे का रंग उसका ताप दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें दो हिस्सा आप रखिए, समझिएगा एक बार कि, चलिए इसको आगे मैं थोड़ा लिख के आपको समझाता कि आपको लाइफ में ये कॉन्सेप्ट जनरली पता नहीं होता है बहुत लोगों को, ये यूपीएससी वगैरह में जनरली हम डील करते हैं। तो ये मान लीजिए तारा और उसका रंग, तो ये हो गया आपका नीला और ये हो गया लाल। तो उसका जो रंग उसके मैंने बताया कि ताप को बताता है, तो नीला रंग उसके ताप को दिखाता है कि इसका जो है यहाँ पे नीला, इसका बहुत सारी चीजें हम इससे निकालते हैं। पहले तो आपको ताप पता चल गया कि भाई इसके रंग से ताप पता चलता है, ठीक है, तो ताप पता चल जाएगा, ताप पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या पता चलता है, जो नीला तारा है वो नवीनतम तारा है, नवीनतम है, और ये पुरातन है, पुरातन या पुराना तारा है, याद रखिएगा। दूसरा क्या पता चलता है कि इसका जीवन काल अधिक है क्योंकि नवीनतम तारा है, तो जीवन काल अधिक है, और इसका जीवन काल कम है, ठीक है, याद हो गया। तो याद रखिए तारे के इस रंगों से सब सारी बातें हम पता चलती हैं। और देखिए नीला और लाल के बीच में हमारा जो सूर्य है कहीं यहाँ पे ऑरेंज कलर में स्थापित है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो सूर्य है वो अपना आधा जीवन काल पूर्ण कर चुका है और उसका आधा जीवन काल ही बचा है। मतलब तारा भी एक समय पे, सूर्य भी एक समय पे समाप्त हो जाएगा, और जब भी कोई तारा समाप्त होता है तो वो ब्लैक होल का रचना करता है, और ब्लैक होल में बहुत हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो कभी और डिटेल में उसको बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इससे निम्न में से किस रंग को सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, तो मैं आपको चार्ट बता इसमें तो लाल का होता है, मगर मैं आपको पूरा चार्ट बता देता हूँ जिसका बहुत सारा यूज होगा। तो याद रखिएगा जिसका जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा वो उतनी ही अधिक दूरी तय करेगा, और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल कलर का होता है। तो चलिए वो डील कर देता हूँ मैं आपको ये भी, कि हमने यहाँ पे लिख लिया बैजानी ला, ठीक है, या VIVGYOR। तो लाल देखिए बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो नीचे से जब भी आप ऊपर की ओर गमन करेंगे तो तब का तरंगदैर्घ्य, जिसको लैम्डा से हम दर्शाते हैं, तरंगदैर्घ्य है ये, है ना, तरंगदैर्घ्य वो बढ़ते जाएगा। और जब भी आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपकी आवृत्ति बढ़ते जाएगी, ठीक है। जब भी आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपकी आवृत्ति बढ़ते जाएगी।
बोले तो न्यू, इसको न्यू से हम दर्शाते हैं आवृत्ति। तो ये उल्टा है, देखिए रहा कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, उल्टा है। तो भाई जैसे इसके बीच संबंध होगा कि न्यू इज इक्वल टू 1/λ, इसके बीच संबंध होता है। ये आप याद रखिएगा कि बड़े क्वेश्चन फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लेता है। और जिसका जितना अधिक तरंग दैर्घ्य होता है वो उतनी अधिक दूरी तय करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी, याद रखिएगा। तो सबसे ऊपर में लाल आ रहा है, तो जैसी बात है कि लाल में सबका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है, तो सबसे अधिक दूरी तक तय करेगा। इसी वजह से सिग्नल में या किसी खतरे सिग्नल में लाल कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो वो दूर से ही हमको दिख जाता है। ठीक है, आप समझिए इसका मतलब तो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूल के कण। इसका मतलब है कि जब भी धूल का कण, कैसे कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, धूल का कण है, जैसे इससे टकराती है प्रकाश किरण फैल जाती है, और उसी फैलने के कारण उसमें सबसे अधिक फैलाव नीले रंग का होता है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि 7 कलर होते हैं किसी भी एक श्वेत प्रकाश में, तो उसमें जो नीला रंग वो सबसे अधिक फैलता है, इसलिए हमको आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, इसलिए आसमान हमारा नीला होता है। ठीक है, आप समझ गए। तो धूल के कण यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि वास्तविक सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद हमको सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है और हम पृथ्वी पर यहाँ पे खड़े हैं, जैसे मेरे आंख यहाँ पे है, तो वो पृथ्वी विभिन्न लेयर है, सघन विरल माध्यम मैंने आपको समझाया था। तो जब भी प्रकाश किरण गमन करती है तो वहाँ ताप अधिक है, तो वहाँ पे विरल माध्यम है और ऊपर सघन की ओर आते जाती है। तो जैसे जैसे वो आते जाती है तो अपवर्तित होते 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 वैसे करके हमारे आंखों तक पहुँचती है। और मानव क्वालिटी क्या है कि हमको यहाँ पे जब कोई प्रकाश टकराती है तो हमको ये प्रतीत होता है कि वो सामने से आ रही है, जबकि सूर्य है यहाँ पर। मेरे हाथ को ध्यान देखिए, यहाँ पर है, और हमको सूर्य लगेगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस दिशा में हमारा आँख है, तो हमको अपने सीध में प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए इसी घटना को अपवर्तन बोलते हैं, कि है कहीं और पर, और इसी अपवर्तन की वजह से वो मछली वाला भी जो होता है कि मछली को पानी में रहती है, उसको किसी नीचे मारना पड़ता है, जो जहाँ पर दिखाई देती है उसे नीचे मारना पड़ता है। तो वही घटना है कि भाई आपको ऊपर दिखाई दे रही है मछली, मगर नीचे मारना पड़ता है, कि सूर्य वही है, सूर्य नीचे है और दिखाई ऊपर दे रहा है। समझ गया बात। अपवर्तन यह काम करेगा, अपवर्तन आप देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है आपका अपवर्तन। मैंने आपको बताया कि देखिए जब भी आपके सामने एक एग्जांपल समझिएगा, आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई हेडलाइट जाते हो आपके सामने, तो आपकी आँख चौंधिया जाती है, क्योंकि सातों रंग आपके आंखों में पड़ रही है, तो आप उस हेडलाइट का शेप भी नहीं देख पाते हैं और उसके पीछे व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। मगर जैसे ही वो हेडलाइट आपके बगल से गुजरती है तो आपको हेडलाइट का शेप भी दिख जाता है और व्यक्ति भी दिख जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब सातों वर्ण मिल करके हमारे आंखों में पकड़ाते हैं, हमारा आँख चौंधिया जाता है, तो हमको उसकी आकृति नहीं समझ में आती है। मतलब क्यों सातों में उसको एक कलर ही सिर्फ हमारे आंखों तक पहुंचेगा तो उसकी आकृति हमको अच्छे से दिखाई दे देगी। तो उसी एक आकृति अपवर्तन की वजह से ही होता है, क्योंकि मैंने बताया कि क्षितिज के समय पे सूर्य सबसे सर्वाधिक दूरी पर होता है। जैसे आप 12 बजे देखेंगे सूर्य बहुत अधिक चमकता है, तो उसका जो गोल आकृति है हमको दिखाई नहीं देता है। मगर जैसे वो क्षितिज पर होती है तो हमको बड़ा सा सूर्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन की घटना तो हो ही रही है, और अपवर्तन की वजह से वो दूर है, तो उस समय सिर्फ लाल प्रकाश ही जो है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो वही बस हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसकी वजह से अपवर्तन की घटना और जो लाल रंग है उसकी वजह से हमको सूर्य जो है चंद्रमा का दीर्घ और वृत्ताकार दिखाई देता है। सूर्य चंद्रमा का आकार अपवर्तन का कारण दीर्घ वृत्ताकार दिखाई दे देता है। ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल लाल सिग्नल इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और मैंने बताया जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो अधिक दूरी तय करता है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य अधिक है, सर्वाधिक दूरी तय करता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। जैसे कि पौधे डार्क प्रकाश संश्लेषण कर ले रहे हैं, मगर समुद्र के तल के अंतर्गत जब सूर्य प्रकाश डार्क ज्यादा गहराई तक पहुंच नहीं पाती है, तो उसका सिर्फ इंफ्रारेड रक्त किरण वाला जो हिस्सा है वही पहुंचता है, और उसी तापमान से वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वही तो कौन निर्माण करता है? बैक्टीरिया। याद रखिएगा, सूर्य के अदृश्य प्रकाश से बैक्टीरिया अपना निर्माण करते हैं। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, मैंने बताया था कि सूर्य का किरण पड़ती है, धूल के कण से पकड़ के प्रकीर्णित हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, इसलिए आकाश हमको नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक विस्तृत होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देगा। जैसी बात है, देखिए कि रात्रि के समय आपको, रात्रि के समय क्योंकि परिवर्तन अपवर्तन जैसे कोई घटना होती नहीं है, तो आपको भी जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? आपको भी अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। बस सेम बात है, क्योंकि दिन में हमको दिन में रोशनी है, रोशनी तो भाई प्रकाश टकरा रहा है चीज़ों से और हमारे आंखों तो पहुंचा परिवर्तन की घटना, और इसलिए हमको जो सबसे अधिक नीला कलर फैल जा रहा है, इसलिए हमको नीला आसमान दिखाई दे रहा है। मगर रात में क्योंकि प्रकाश तो है नहीं जो टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचे, तो परिवर्तन की जो छलीय घटना है, जो छद्म घटना है, वो तो होती नहीं है, तो रियल मायने में अंतरिक्ष जो काला ही दिखाई देता है। और 100 किलो पृथ्वी समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कर्मन लाइन बोलते हैं, जिसके ऊपर के सारे हिस्सों को हम अंतरिक्ष मानते हैं ऐसे साइंटिस्ट के टर्म्स में, तो काला दिखाई देगा, जाहिर सी बात है। और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें घास हरा क्यों दिखाई देता है? तो मैं आपको शुरू में एक फैक्ट बता दूं कि जब भी प्रकाश की किरण किसी चीज से टकराती है तो अगर वो पूरा सफेद दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि सातों कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना। इसलिए बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में श्वेत सफेद कपड़े पहने चाहिए, क्योंकि सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो हमको ठंडक महसूस होगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगा जो हमारा शरीर है। तो अगर सातों वर्ण को अगर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो वो सफेद दिखाई देती है, सातों को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमको काला दिखाई देती है। मगर जो कुछ किरणों का वर्णों को ऑब्जॉर्व कर लेगा और उनमें से किसी एक स्पेशल वर्ण को हमारे आंखों तक परावर्तित करेगा तो परावर्तन के थ्रू ही हमको कोई चीज दिखाई देती है। ये प्रकाश किरण आई से टकराई और परावर्तन हो करके मेरी आंखों तक पहुंची, इसलिए मुझे मेरे हथेली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो परावर्तन की घटना इसमें डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, परावर्तित यहाँ लिखा हो तो जैसे उसका आंसर वही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है। तो एनालाइजर ऐप का ये सीरीज चलते रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।